हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य मिश्रा आपके इस चैनल में जिसका नाम मिश्रा क्लासेस आज एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी ये क्लास जो चल रही थी वो फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में चल रही थी। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है, यानी थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम आपको बता रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, उसको कहाँ से अराइज़ किया गया है, कौन दिया है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्स का पहला फोर्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि दूसरा है। उसको डेरिवेट करके हमने आपको बताया था कि डेरिवेट कैसे होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी, यानी कुछ कांस्टेंट बताया था कि इसका कांस्टेंट क्या क्या होता है। आज इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करके वीडियो को आगे करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। बट चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। देखिए, प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की है। वो ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्ट और रिपल। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की पहली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा कैसे और रिपल कैसे करेगा? क्योंकि आपको इसके पहले मैंने डेरिवेशन में ही बताया था कि ये क्या करता है, इसके दो चार्जेस होते हैं। यानी चार्ज की इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज की बात करता है। किसकी बात करता है? चार्ज की बात करता है। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को, यानी जब दो चार्जेस होंगे तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है। अगर दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। और दोनों अगर आपके नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यही तो करेगा ना। यानी अगर एक पॉजिटिव है, एक दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्ट और रिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है इट्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे अभी मैंने आपको बताया इसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया था कि ये किसको फॉलो करता है? स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म है डिक्टो। इसके पहले जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आप पढ़े तो वो भी ऐसे था, ये भी ऐसे। इसलिए ये क्या कह रहा है कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये एक लंबे रेंज का फोर्स होता है। क्या होता है? लंबे रेंज का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें, लेकिन लंबे रेंज के साथ साथ ये छोटे चार्जेस पर भी अप्लाई करता है, छोटे रेंज पर भी अप्लाई करता है। ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मीडियम पर डिपेंड करने का मतलब क्या है? अगर दो चार्जेस के बीच में अगर हम कोई एक ऐसी चीज़ ला के रख दें जो कि इंसुलेटर हो, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या करता है? इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। कॉमन सी बात है, ये भी क्या करता है? ये चार्ज के एक सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था? सेंट्रल फोर्स होता था। ये भी एक क्या है? सेंट्रल फोर्स होता है। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। कॉमन सी बात है, चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्सेस इक्वल लगेंगे। या तो इस चार्ज को आप पकड़ के बैठ जाइए या इसको जो फिक्स कर दीजिए, तभी ये स्थिर रहेगा, यानी स्टैचू बना रहेगा या रेस्ट फॉर्म में रहेगा। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास में आएंगे तभी ये रेस्ट में आएंगे। तो ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स, यानी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या करता है?
ये कितने किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल के 10⁻30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 ग्रेविटी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये A1 EMF इक्वल्स टू 10⁻36 ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन सी बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स मोर है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? इतनी बात समझ में आई। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है आपको समझ में आ गई। अच्छा, आज हम आपको जो बताएंगे वो हम आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। दो फोर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। देखिए जैसे आप इसके पहले आप सबको पता ही होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये भी एक फंडामेंटल फोर्स होता है। क्या होता है? ये भी एक फंडामेंटल फोर्स होता है। उसको कैसे समझते हैं? देखिए किसकी हम बात करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी SNF की बात करते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम एटम कहते हैं। और एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके सेल आउटर सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट फोर्स which binds together the proton and neutron proton and neutron in a किसकी बात करता है? न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आई? फिर से समझिए एक बार। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विथ बाइंड टूगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मीन्स एक न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर मतलब नाभिक, हिंदी बोर्ड वाले बच्चे, एक नाभिक में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक आकर्षण बल होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है। किसके बीच में? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। देखिए इससे थोड़ा सा और आप एक एलेबरेट करते हैं हम आपको समझाने और आप समझ जाइए। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यानी करंट पास करते हैं, तो करंट को पास करने के लिए, चार्ज को पास करने के लिए कौन कैपेबल होता है? इलेक्ट्रॉन कैपेबल होता है। कभी प्रोटॉन कैपेबल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसलिए नहीं कैपेबल होता क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है और आप इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर इसको आप आसानी से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा और पूरे न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमारा पर्पस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जैसे इसको चार्ज करते हैं, ये जो सबसे बाहर के सेल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो और इस प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? वीक होता चला जाता है। और जैसे चार्ज करते हैं जो सबसे बाहर वाले सेल होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, जहाँ से रिलीज़ करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो रिलीज़ हो जाता है उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कैरी ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन होता है। तो बात समझ में क्या? न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी। देखिए इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी तो हम नहीं आपको बताएंगे, बट थोड़ी बहुत कुछ बता देंगे, आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है, ये जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको नहीं मिलेगा।
और ये कितने टाइम्स होता है? ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कितने 100 टाइम्स बिगेस्ट होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल 10⁻38 ग्रेविटेशनल फोर्स, या 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल 100 क्या हो जाएगा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज समझ में? यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होता है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या होता है? ये बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, बहुत छोटी दूरी में काम कर। अरे भाई आप समझ लो कि एटम कितने छोटे होते हैं और उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक होते हैं और कितने सारे एटम होते हैं कंडक्टर में, किसी भी मैटर में बहुत सारे होते हैं ना। तो ये बहुत छोटे रेंज का होता है। इसकी रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। नियर अबाउट कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। इतने रेंज पर ही एप्लीकेबल होता है। इतने रेंज पर क्या होता है? ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होता है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्या? इट्स हैज चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स। इसका चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है। यानी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ये किसके प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एप्लीकेबल हो सकता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फिर न्यूक्लियर फोर्स नहीं रह जाएगा। ये फिर क्या होगा? ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नहीं रहेगा। बस इतना समझिए। अभी वीक कहेंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो बात समझ में। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि यह जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स मोर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स मोर होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये हमने आपको बताया कि इसका रेंज बहुत छोटा होता है। नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर तक ही ये क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एप्लीकेबल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एप्लीकेबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो है ही। अच्छा, एक और इसकी प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी आप पढ़ लीजिए, यानी समझ लीजिए क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स। कॉमन सी बात है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट कभी कभी ये रिपल करना शुरू कर देता है। रिपल कैसे करता है? कब करता है? बट बिकम रिपल्सन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन बिकम्स लेस देन 0.5 फर्मी। अब समझ लीजिए 0.5 फर्मी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस जब 0.5 फर्मी हो जाती है, क्या हो जाती है? 0.5 फर्मी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये रिपल करना स्टार्ट कर देता है, अट्रैक्ट नहीं करता। अगर ये रिपल नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? ये श्रिंक होता चला जाएगा, और श्रिंक होता 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 फिर ये क्या हो जाएगा? एटम पूरी तरीके से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? यानी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये स्टार्टिंग में तो अट्रैक्ट करता है,
बट जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस 0.5 फर्मी आ जाती है, वैसे क्या करता है, अच्छा ये 1 फर्मी इक्वल्स टू क्या होता है, आपको मैंने बताया 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतनी दूरी में जैसे आता है ये तुरंत क्या करता है, यानी 0.5 इससे भी कम दूरी में जैसे आएगा ये तुरंत क्या कर जाएगा, ये तुरंत रिपल करना शुरू करेगा। फिर ये कितने जाएगा, 10.15 मीटर जाएगा, यानी 1 फर्मी तक जाएगा, फिर ये रिपल करेगा यानी अट्रैक्ट करेगा, फिर 0.5 आएगा, फिर यही प्रोसेस में बार बार होता रहता है। बात समझ लीजिए, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फोर्स का लास्ट फोर्स है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन है, उसको समझना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और जो भी ना समझ में है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ठीक है, आप बुक जब पढ़ाया करें तो आप बुक और कॉपी लेकर के आप साथ में बैठिए, और थोड़ा सा फ्रेश होकर माइंड, आपका माइंड में जो खुरापाते चलते रहती हैं पूरे दिन भर की, उसको हटा के तब आप वीडियो देखना, तब वीडियो आप देखा करो बैठ के। चलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स किसकी हम बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, किसकी हम बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, किसकी बात करते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए वीक न्यूक्लियर, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मेरा कैमरा गिर गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी बात करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी आपका ये होता है कि आप सबसे पहले आप जो पढ़ते हैं, आप जानते हैं कुछ रेडिएक्टिव, आप जानते होंगे रेडिएक्टिव, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में या क्लास 9th में। रेडिएक्टिव जो मैटर होते हैं क्या होते हैं, रेडिएक्टिव का मतलब ये होता है कुछ ऐसे मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग में जिनको हम रख देते हैं तो उसमें से सडनली, यानी उसमें से खुद ऑटोमेटिक जो अल्फा बीटा गामा रेज हुए ये ऑटोमेटिक क्या होती हैं, रिलीज होती रहती हैं। बात समझ में, तो जिस मैटर में से, जिस सब्सटेंस में से अल्फा बीटा गामा ऑटोमेटिक रिलीज होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उसी सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव, ठीक है, सब्सटेंस कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती हैं वो उसी पर ही डिपेंड है। अब देखिए क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को के पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेडिएटिव सिस्टम की चाहिए। डेफिनेशन समझिए क्या होता है इसकी, इट इज़ अ फोर्स दैट ऑपरेट ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल, इसके बीच होता है एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन्वॉल्व इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस, यानी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेडिएक्टिव, कोई भी रेडिएक्टिव पार्टिकल है उसके न्यूक्लियस में से जब कोई बीटा डिके हो जाता है, निकल जाता है, क्या होता है, बीटा डिके हो जाता है, निकल जाता है, तो जो बीटा निकलने के बाद न्यूक्लियस आता है वो, और जो इसका इनिशियल न्यूक्लियस होता है, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आता है, समझिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम न्यूट्रॉन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं। आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे आपने ओके चल रहा है मार्कर,
यहाँ पे आप न्यूट्रॉन ले लीजिए, ठीक है, आप क्या ले लीजिए, न्यूट्रॉन ले लीजिए। इस न्यूट्रॉन से क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। क्या हो रहा है, बीटा आपका डीके हो रहा है। अच्छा, बीटा डीके होगा तो यहाँ पे 1H1 आएगा, इसको हम प्रोटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्लस क्या डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है ना। बीटा को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, बीटा हमारा डीके हो रहा है, ठीक है। इसी बीटा को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी बीटा को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब बीटा डीके हो जाएगा तो क्या बचेगा, लास्ट में क्या आएगा, एंटी न्यूट्रॉन। क्या आएगा, एंटी न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसका रिएक्शन एक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स दैट अपीयर ओनली, इट इज़ अ फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। किसके किसके बीच, बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियर। चलिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि न्यूट्रॉन हमने ले लिया, इसमें से बीटा हमने निकाल लिया, बीटा निकालने के बाद क्या बचा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर हो गया, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। हिंदी वाले बच्चे क्या समझते हैं इसके बारे में, देखिए, हिंदी वाले बच्चों, किसी रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। बात समझ में, क्या होता है, कहलाता है। वही इस इंग्लिश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यानी सीबीएसई बोर्ड में भी यही चीज़ है। मतलब ये है, एक न्यूट्रॉन है, इसमें से मैंने बीटा को डीके कर दिया है, बीटा को हमने निकाल दिया। बीटा जब निकलेगा तो यहाँ प्रोटॉन बच जाएगा, यहाँ न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब बीटा निकलने के बाद जो इसका ओरिजिनल न्यूक्लियस था और जो अब न्यूक्लियर आया है, इन दोनों के बीच, यानी जो ओरिजिनल एलिमेंट था और जो अब न्यू एलिमेंट आया है, इनके न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको समझ में आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। यानी जब एक ऑब्जेक्ट है या एक सब्सटेंस है, एक कोई एक आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट से बीटा डीके हो रहा है, और ये किस में होता है बीटा डीके, रेडियोएक्टिव में होता है। बीटा जब डीके हो जाएगा, बीटा निकल जाएगा, तो जो बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा उसमें, और जो इनिशियल एलिमेंट है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम समझते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये कितना होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा होता है, 10 to the power 25 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा जो होता है, कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बड़ा होता है 10 to the power 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स ऑपरेट ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। ये न्यूक्लियर साइज के रेंज पर ही वर्क करता है, नियर अबाउट 10 to the power -15 to 10 to the power -16 मीटर। कहीं कहीं ये अलग दिया गया है, बट न्यूक्लियर के जो साइज होते हैं उसी पर ये वर्क करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने बताया कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सेम कंडीशन वीक न्यूक्लियर फोर्स भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमने आपको बताई है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अब देखिए, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस थे, सारे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने आपको बता दिया, उसके डेफिनेशंस मैंने बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यूनिवर्स में कुछ कंजर्वेटिव लॉ होते हैं।
कंजर्वेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, कुछ मूल बल होते हैं, कुछ संरक्षण के नियम होते हैं, कंजर्वेटिव लॉज होते हैं, यानी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हैं, तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम उसकी बात करते हैं, जो कि 4 टाइप के कंजर्वेटिव लॉज हैं। पहला आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, दूसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तीसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, और चौथा आपका लीनियर कंजर्वेशन है। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को आप अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इसकी डेफिनेशन बता दी जाएगी, इससे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। उसके बाद ये टॉपिक यानी ये फिजिकल वर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम डायमेंशन आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डायमेंशन। तो देखिए गैस, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ लगता है कि एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इन फ्यूचर में आने वाले और भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से लेकर के या कंपटीशन पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं आपको लास्ट में इस एक्सरसाइज को ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कभी कभी कंपटीशन में आते हैं, या बोर्ड एग्ज़ाम में तो जो पढ़ रहे हैं आप वो आते ही आते हैं, लेकिन कंपटीशन में कुछ आएंगे, वो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, जो है रात का ये वीडियो है, इसलिए गुड नाइट, और एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।